तीन तरह के सेक्टर होते हैं जिसमें बिजनेस होता है, जिस पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। चलो बताओ उसको क्या बोलते हैं? ऐसा सेक्टर जिसपे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, उस सेक्टर को क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो आंसर, चैट में बताओ। जिस पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल, वो सेक्टर कौन सा? वेरी गुड। जिस पर हमारे जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रोल है, वो क्या है? जिस पर हमारे जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रोल है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हम लोग अभी चैप्टर 2 में ये पढ़ रहे थे कि हम लोग भाई आते हैं प्राइवेट सेक्टर से, हम सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर के लोग। हम जब बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे? चैप्टर 2 हमको ये बताता है, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम प्राइवेट इंडिविजुअल से, हमारे जैसे लोग अलग अलग प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। हमारे जो मेन तरीके हैं वो है, हम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कैरी कर सकते हैं, हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म में कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म में कर सकते हैं, कंपनी फॉर्म में कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया है और ये पढ़ाया हुआ है कि एक ऐसा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको एक सिंगल इंडिविजुअल या अकेला पर्सन जो है वो चलाता है, वही सारे रिस्क लेता है, सारा प्रॉफिट वही लेता है। तो सोल मतलब सिंगल होता है, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर होता है। ये बात एकदम दिमाग में आपको बिठानी होगी। एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें एक सिंगल पर्सन ही ओनर है या मालिक है, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ये बिजनेस इंडिया के सबसे पुराने बिजनेसेस में से एक है। और जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, ये याद रखना है, जैसे ब्यूटी पार्लर चलाना हो या सलून चलाना हो या रिटेल शॉप वॉप चलाना हो किसी लोकेलिटी में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है वो सबसे अच्छा बिजनेस जो है वो माना जाता है बेटा। आप पहले बताओ मेरी बात आपको समझ आ गई कि नहीं इतनी? या सब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या ध्यान आ गया? एक ऐसा बिजनेस जिसको सिंगल पर्सन चला रहा है। जैसे आप कोई भी सलून चलाओगे या छोटी रिटेल शॉप चलाओगे, किराना दुकान चलाओगे, तो अक्सर ये सब जो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में चलाई जाती है। आपको अगर मैं इसके फीचर बताऊं तो इसके फीचर क्या है? सबसे पहला, इसको बनाना बहुत आसान है, कभी भी बनाओ कभी भी बंद कर दो। सेकेंड थिंग, लाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसके फीचर पढ़ रहे हैं ना, फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक, जनरल फीचर क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? भाई इसको बनाना और बंद करना आसान है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब सारा प्रॉफिट आपका है, तो जब लॉस पे करने की बात आएगी तो कई बार घर की पर्सनल प्रॉपर्टीज से भी आपको क्या करना पड़ सकता है? पेमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक, इसको आप एकदम अच्छे से कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस डाला, ठीक है। अब बिजनेस डाला तो बिजनेस से आपकी कमाई 30,000 रुपए की है, ये आपका प्रॉफिट है, 30,000 की कमाई है। अब आपका अगर लॉस हो गया मान लो 50,000 रुपए का, तो लॉस को पे करने के लिए आपने बिजनेस का पूरा 30,000 प्रॉफिट लगा दिया, लेकिन फिर भी अभी भी 20,000 बच जा रहा है। 20,000 तो अभी पे करना बच जा रहा है, तो कैसे पे करेंगे? तो अपने घर से उधार रिश्तेदारों से लेकर आएंगे, पैसा पे करेंगे, पर्सनली पे करेंगे। इसे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। आपको बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? भाई बिजनेस से 30,000 कमाया, नुकसान 50,000 का हो गया, तो 20,000 कहाँ से लेके आऊंगा? दोस्त रिश्तेदार यही से पर्सनली ढूंढ के लाऊंगा, तो इसे अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। तो आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो तो बनाना आसान है। दूसरा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तीसरा, आप अकेले रिस्क बियरर हो, सारा रिस्क भी आपका सोल और सारा प्रॉफिट भी आपका है। कंट्रोल भी पूरे बिजनेस पे आपका ही है, आप इस बिजनेस को पूरा कंट्रोल करते हो। कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये मतलब समझ लो इसका यही से, ताकि बाद में भी क्लियर रहे। ओनर एंड बिजनेस आर सेम, ओनर एंड बिजनेस आर सेम। मैं मालिक हूं, मेरा बिजनेस है, ठीक है। इसे बोलते हैं नो सेपरेट एंटिटी, ये बात मत भूलना। इफ आई एम द ओनर, आई ओन द बिजनेस, मैं मालिक हूं, मेरे अलावा और कोई मालिक नहीं है, इसे नो सेपरेट एंटिटी कहते हैं। लास्ट फीचर इसकी लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी है, मतलब लिमिटेड लाइफ है। जब तक हम जिंदा है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चल रहा है, यदि हमें कुछ हो गया तो ये बिजनेस भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये इसके एसेंशियल फीचर्स है। अब आप बताओ आपको ये सारे फीचर समझ आए कि नहीं, हाँ या ना? अब आप बताओ आपको ये सारे फीचर समझ आए कि नहीं, हाँ या ना? ये बोलो बेटा। और कोई फीचर रिपीट करना हो तो बताओ सर ये फीचर आप रिपीट कर दो।
ठीक, ये बिजनेस सूटेबल कहाँ है, सूटेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, विल आस्क, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो क्लास अटेंड कर रहे हो कोई बात मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे, ठीक है, कहाँ सूटेबल है ये बिजनेस। अब वो डिपेंड करता है ना, अगर मर गया उसका बेटा उस लायक रहा तो चलाएगा, बहुत सारे लोग तो दूसरा काम ढूंढ लेते हैं, नहीं करते, ठीक। तो इसमें यही होता है, हम मालिक है तो जब तक हम है, हमारे जाने के कोई भरोसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। सेपरेट एंटिटी का आप समझ लो क्या होता है, जैसे आज तुमने सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई, तुम सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे हो, तो तुम बिजनेस का एक नाम रखोगे, तुम्हारा एक बिजनेस होगा, ये बिजनेस तुम्हारा ही है, तुम अपने नाम से कैरी करते हो। जैसे अगर तुम्हारा नाम मान लो अजय है, तुम्हारा नाम अजय, तो बिजनेस का नाम भी अजय होगा, तुम्हारा नाम भी अजय होगा। तो जब बिजनेस का लोग नाम देखेंगे अजय तो समझ जाएंगे कि ये अजय नाम का बंदा ये इस बिजनेस को चलाता है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जब हमारा नाम अलग होता है और हमारे बिजनेस का नाम अलग होता है, जैसे कंपनी का नाम है रिलायंस इंडिया लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी का नाम। अब इससे जुड़े हुए लोग कौन है, अंबानीज हैं एंड अदर पीपल से, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन है, हम लोग अलग हैं, हमारे नेम्स अलग हैं और बिजनेस नेम अलग है। तो जो वर्किंग होती है वो बिजनेस नेम से होती है, अंबानीज के नेम से नहीं होती। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हो, आपका नाम भी अजय है, बिजनेस का नाम भी अजय है, अब काम आप करो या आपका बिजनेस करे, बात एक ही होती है। आपको मेरी कहीं कहीं बात समझ आई कि नहीं आई। तो जब बात यूज की जाती है नो सेपरेट एंटिटी, मतलब जो आपका नाम वही आपके बिजनेस का नाम, ठीक। कंपनियों में सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब बिजनेस नेम अलग होता है, आपका नेम अलग होता है, और जो वर्क होता है वो बिजनेस नेम से होता है, ठीक है। भावनीम समझ आ गया होगा बेटा, आपको दिक्कत नहीं गई होगी। अच्छा, ये बिजनेस सूटेबल कहाँ है, तो याद रखना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वहां सूटेबल है जहां लिमिटेड टैलेंट लगता है। जैसे अगर आपको मेडिकल स्टोर डालना हो, कोई ग्रोसरी शॉप डालना हो, बेकरी डालना हो, छोटी फैक्ट्री डालना हो, ठीक है, या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क करना है, पर्सनल वर्क करना हो, जैसे ब्यूटी पार्लर डालना हो, ठीक है, ड्राई क्लीनर की दुकान डालना हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क करना है, जैसे टेलर की दुकान, एम्ब्रॉयडरी वर्क डालना हो, ठीक। तो इन जगहों के लिए बिजनेस बहुत सूटेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप। देख लो लिस्ट, जहां पर कम कैपिटल लगे और कम स्किल लगे, जैसे मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, बेकरी, यहाँ के लिए अच्छा है। जहाँ पर्सनलाइज सर्विस दी जाती है जैसे कि सलून, ड्राई क्लीनर, यहाँ बहुत अच्छा है। एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट सेंटर, ये सब के लिए बहुत अच्छा है ये बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज नोट्स से आप सेल्फ पढ़िए, नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को बताना क्या फायदे और क्या नुकसान है इस बिजनेस के, हमने एक बार डिस्कस भी किया होगा। अगला बिजनेस जो हम पढ़े थे वो था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। आपको मैंने इसके बारे में कुछ बातें बताई, आपको याद है क्या, इस बिजनेस को चलाने वाला हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका नाम पता है आप लोगों की, भूल गए हो, चलो बताओ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को परिवार का हेड चलाता है, उसका नाम किसको पता है, बताओ मेरे को फटाफट। वेरी गुड बेटा। और बाकी फैमिली मेंबर्स जिनका हिस्सा होता है उनको क्या बोलते हैं अपन, बाकी फैमिली मेंबर जिसका फैमिली के बिजनेस में हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं। वेरी गुड देवव्रत, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सौम्या। को पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर नहीं है मेरी, पार्टनर, PARCNER, पार्टनर बोलते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको एक हिंदू फैमिली कैरी करती है। ये एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो हिंदू लॉ के हिसाब से हमारे देश में चलता है, हिंदू लॉ के हिसाब से हमारे देश में चलता है, मैंने आपको ये बात बताई है। इस बिजनेस को बेसिकली क्या होता है, फैमिली प्रॉपर्टी से चलाया जाता है, लास्ट 3 जनरेशन की प्रॉपर्टी जो होती है इसमें गिनी जाती है। फैमिली का हेड जो होता है जो बिजनेस को चलाता है उसको कर्ता बोलते हैं, मैंने आपको बताया है, और बाकी सारे मेंबर जो होते हैं वो को पार्टनर होते हैं। आपको मैंने एक बात बोली थी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को लेकर भारत में 2 तरह के नियम चलते हैं, एक कहलाता है दया भाग और एक कहलाता है मिताक्षर। इतना बताते बताते लाइट चली गई थी और फिर मैं आपको ये बता नहीं पाया था, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिए और इस बात को समझिए। मिताक्षर सिस्टम पहले बताऊंगा, फिर मैं दया भाग पे आऊंगा। मिताक्षर सिस्टम बेटा वो है जो पूरे भारत में चला करता है,
ठीक है, शब्द सुनो, था। ऐसा सिस्टम जो पूरे इंडिया में चलता था, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था, उसको मिताक्षर बोलते थे। इसमें क्या होता था, ये बोला जाता था कि ओनली मेल मेंबर ऑफ फैमिली shall participate in business, shall participate in business, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। परिवार का जो मेल मेंबर है वही हिंदू परिवार के बिजनेस में काम करेगा, फीमेल का कोई हिस्सा नहीं होगा। ओनली मेल मेंबर्स कैन बी को पार्टनर, केवल जो मेल मेंबर थे उन्हीं को को पार्टनर बोला जाता था। ठीक है, आप बताओ तो मिताक्षर सिस्टम समझ आया कि नहीं आया? हाँ यार, मिताक्षर समझ आए, घर के जो मेल सदस्य हैं वही फैमिली बिजनेस चलाएंगे, वही को पार्टनर हो सकेंगे। ये कहता था कौन सा लॉ? मिताक्षर लॉ। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था, बात ध्यान सुनो। दूसरा लॉ दया भाग। दया भाग लॉ जो है वो ना देश के 3 हिस्सों में लगता है बेसिकली। असम में लगता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दया भाग सिस्टम कहाँ कहाँ लगता है, तो आप ध्यान रखेंगे असम में लगता है, वेस्ट बंगाल में लगता है, और यहाँ पे आपके लिए मैं हिंट के तौर पे लिख दे रहा हूँ, सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा, ओडिशा के भी कुछ हिस्सों में लगता है। इस सिस्टम में ये माना जाता है बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ फैमिली शैल पार्टिसिपेट इन बिजनेस। मेल और फीमेल दोनों ही क्या कर सकेंगे? पार्टिसिपेट कर सकेंगे। शैल पार्टिसिपेट इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, JHF। मतलब यहाँ पर मेल भी को पार्टनर हो सकता है, फीमेल भी को पार्टनर हो सकती है। इसे दया भाग बोलते हैं। तो मिताक्षर और दया भाग में डिफरेंस क्या आ रहा है? मिताक्षर में फैमिली बिजनेस में केवल मेल मेंबर का हिस्सा है, और दया भाग कहता है कि भाई ये असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में लगता है, और मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं दोनों ही को पार्टनर हो सकते हैं। आप बताओ, आपको बात समझ आएगी गई सिर के ऊपर से? आपको बात समझ आएगी सिर के ऊपर से? आपको आप ठीक। अब यहाँ जो छोटी सी बात नीचे लिख रहा हूं उसको याद रखना। इन 2005 सुप्रीम कोर्ट decided that both male and female shall have right in business। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि मेल और फीमेल दोनों का ही बिजनेस में राइट होगा। आप देश के किसी भी कोने में हो, ये बात याद रखना। ये सन 2005 की बात है। फिर भी हम आज भी एनसीईआरटी के हिसाब से अपने बुक्स में दया भाग और मिताक्षर लॉ को पढ़ते हैं। आई होप आपको सभी को दया भाग और मिताक्षर समझ आया होगा और आपको इसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं गई होगी। हैंड रेस करके बताओ, यस और नो करके बताओ कि आपको क्लियर है, हाँ या ना। आप लोग को क्लियर है, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन लो, समझ लो। क्लास जो हमारी होती है उसको अटेंड करना सबके लिए कंपलसरी है। मेरी बात को सुनना अच्छे से। आप जब क्लास अटेंड करते हो तो आपकी एक अटेंडेंस होती है, जो मैं बोलता हूँ रुको फोटो खींच दे रहा हूँ, उसको यहाँ पर पूरा मेंटेन किया जा रहा है कि कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं और कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं। अब क्या है कि अभी तक तो 2 साल से जनरल प्रमोशन हो जा रहा है, पर इस साल ऐसा होना नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। अब होंगे पेपर चेक और होगा असेसमेंट। तो ये जो एब्सेंट हो रहे हैं इनका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो अगर आपके फ्रेंड्स में भी आते हैं तो उनको ये बात समझाओ, एब्सेंट नहीं होना है, डेली अटेंडेंस हो रही है, और आपके जो असेसमेंट होंगे इन अटेंडेंस के बेसिस पर होंगे। एम आई क्लियर? तो भूल के भी क्लास में एब्सेंट नहीं होना है। ठीक है, अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो यस और नो मुझे बोल दो। अगर एब्सेंट हो भी रहे हो तो आप बराबर बताएंगे कि सर इस वजह से क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, रेस्ट अटेंडेंस कंपलसरी है, इसकी बराबर नोटिंग हो रही है।
और आपका जो असेसमेंट होगा इसी हिसाब से होना है, ये बात मत बोलना। पेपर तो हमको ही चेक करने ना, ठीक है। आप नोट्स क्यों बनाओगे? देखो आपको तो मैं, अब अकाउंट्स का तो मेरे को नहीं पता, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में क्या होता है मैं आपको नोट्स दे देता हूँ। तो मेरा कहना ये है कि आपको अलग से कॉपी बनाने की जरूरत है। आप वो कर रहे हो बहुत है, ज्यादा से ज्यादा आप एक काम कर सकते हो, आप एक होमवर्क कॉपी बनाओ। अभी आज से मैं डेली होमवर्क दूंगा, होमवर्क कॉपी बनाओ और एक टेस्ट कॉपी बना लो। अब ये दो चीज आपकी रेगुलर हो जा रही है, क्योंकि हो गए ना पढ़ते करीबन 20 दिन हो गए, अब तो आप समझ गए पढ़ाया कैसे जाता है। आप एक होमवर्क कॉपी और एक क्या करो, टेस्ट कॉपी बना लो, ताकि रेगुलर होमवर्क भी कर सको और रेगुलर टेस्ट भी दे सको। अलग से नोट्स को उसका कोशिश करो प्रिंट ले लो बेटा, प्रिंट ले लो, ज्यादा बेटर है। जैसे आपको आता आसपास कहीं भी आपके अगर कोई प्रिंटर हो या घर में प्रिंटर हो, प्रिंट ले लो, ठीक है। क्योंकि अभी फिजिकली हम मिल नहीं सकते, अगर फिजिकली मिलते तो हम आपको हार्ड कॉपी दे देते, बट हम मिल नहीं पा रहे, इसलिए क्या करना होगा, आप उसका प्रिंट ले लो। और अगर कभी मोबाइल से डिलीट हो गया तो मैं हूं, ऐसा चिंता मत करो, ये नोट्स आपको वापस भेज दिए जाएंगे, ठीक है। मैं आपके पूरे हर चीज में सपोर्ट में हूँ, प्रोवाइडेड आप पढ़ो बहुत अच्छे से, बस ये सबसे जरूरी है। और नहीं समझ आए तो 10 बार पूछो कि सर ये चीज हमको नहीं आती है। तो सभी की एक एक होमवर्क कॉपी और टेस्ट कॉपी बनवा लो आप, ठीक है। बराबर क्लास अटेंड करनी है, बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होना है, हर एक चीज नोट हो रही है, ये बात ध्यान रखना। ये चीज मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या क्वेश्चन था, एक बार मेरे को क्वेश्चन अपना पढ़ देंगे। हाँ पढ़ लिया रौनक, पढ़ लिया। मुझसे पूछा कि सर अभी ये दो सिस्टम इंप्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन दे दी है, ये सिर्फ थ्योरी में रह गया, पढ़ने लायक रह गया है, ठीक है, पढ़ने लायक रह गया है, बस ये मिताक्षर रहा बात। एक्चुअल में बोलोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जब से बोला है कि मेल और फीमेल दोनों को बिजनेस में राइट है, अब भारत में इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी हम स्टडी पर्पस के लिए पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ दो नियम है, दया भाग और मिताक्षर, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए दो शर्तें क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, दो मेल मेंबर होने चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, आप नोट कर लीजिए, आपके लिए हिंट है कि एग्जाम में सब आ सकता है। अभी तो होने वाला है ना कुछ समय में आपका पेपर, तो याद रखना 3 नंबर में आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनाने की दो शर्तें क्या है, दो मेल मेंबर होने चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये शर्त है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये शर्त है, ठीक। अब इसके फीचर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब बनाने की बात आती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को आप बनाते हो, कम से कम 2 मेंबर्स इसमें चाहिए होते हैं परिवार के, और ये मेल मेंबर होने चाहिए। और साथ ही साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब होता है जो विरासत में मिलती है, जो विरासत में मिलती है उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। 2 मेंबर मतलब है 2 मेल मेंबर। आपको ये बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनाना है तो 2 मेल मेंबर चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो देश में लॉ चलता है उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलते हैं। आप बताओ, आपको मेरी कही गई बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या हैंड रेस करके बताओ, यस और नो, मेरी कही गई बात समझ आई कि नहीं? ठीक। दूसरी बात, लाइबिलिटी की बात करें तो क्योंकि बिजनेस को करता चला रहा है, तो ये माना जाता है कि कर्ता जो है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और बाकी सारे जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। भाई जो बिजनेस को रूल करता है, जो बिजनेस को चलाता है, सारे कर्जे तो उसी को करने हैं, ठीक है। लास्ट एक बार फिर से समझाइए, क्या फॉर्मेशन, अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाना है तो 2 मेल मेंबर चाहिए और फैमिली प्रॉपर्टी चाहिए जिनको विरासत में मिले। इस लॉ को हिंदू सक्सेशन एक्ट चलाता है। ये जो बिजनेस है ना ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके लिए भारत में जो कानून है उसे हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलते हैं। आज की डेट में अगर आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनाओगे तो इस लॉ के रूल्स को आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जब ये बिजनेस चलता है तो जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे करना होगा लॉसेस की सिचुएशन में।
और क्योंकि बाकी मेंबर्स का एक हिस्सा भर है तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड। तो दिमाग में बिठाइए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कर्ता चला रहा है और बाकी लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। इसका एग्जांपल चाहिए कि समझ आ गया, ये बताओ। इसका एग्जांपल चाहिए कि समझ आ गया? इसका एग्जांपल चाहिए कि समझ आ गया लाइबिलिटी वाला, ये बता दो मुझे, फटाफट बोलो। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यहाँ पे लेते हैं अपन। फैमिली बिजनेस का नाम है सन एंड सन ज्वेलर, सन एंड सन ज्वेलर्स करके एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा यहाँ के कर्ता है और फैमिली हेड। इनके 5 बेटे हैं, 5 सन्स हैं, 5 बेटे हैं, ठीक है। ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब मिस्टर शर्मा की हेल्प करते हैं। ये बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमाता है करीबन 100 करोड़ का। ये अभी बहुत लाइबिलिटी में चला गया है, नुकसान में चला गया है, 500 करोड़ के नुकसान में चला गया है। तो 100 करोड़ तो प्रॉफिट में से निकाल के दे दिए गए, फिर भी अभी 400 करोड़ रुपए चुकाना है। तो ये 400 करोड़ रुपए जो है इनके घर में से जाएगा और जो मिस्टर शर्मा जो करता है उनकी लाइबिलिटी को यहाँ पे अनलिमिटेड कहा जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि 100 करोड़ तो बिजनेस से निकाल के दे दिए, अब बचा 400 करोड़ ही अपने घर का पर्सनली सब कुछ बिकवा बिकवा के ये सब डेप्थ पे करेंगे, उधारी पे करेंगे। और ये बच्चे क्योंकि केवल शर्मा जी के हेल्प कर रहे हैं तो इनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, पूरा घर बिकवाने का काम शर्मा जी कर रहे हैं, तो इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इनको अपनी तरफ से सब कुछ देने की जरूरत नहीं है, जो भरना पड़ेगा शर्मा जी को भरना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस वो चलाते थे, जो नुकसान हुआ उनके गलत फैसलों की वजह से हुआ है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर एक बार जैसे डेथ हो जाती है ना कर्ता की, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको कर्ता बना देते हैं, उसको कर्ता बना देते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा कि भाई एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, शर्मा जी करता थे, बाकी 5 बेटे साथ में हेल्प करते थे, तो उधारी की पूरी जिम्मेदारी तो शर्मा जी की पे करने की, तो इसलिए उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बच्चे केवल सपोर्ट करते थे, इसलिए उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। आप सभी को समझ आया कि नहीं बात, ये बताओ क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? आपको ये समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो, क्लियर है एग्जाम्पल? तो उसके आगे जो अगला बनेगा उसको चुकाना पड़ेगा बेटा, जो आगे बनेगा ना उसको चुकाना पड़ेगा कर्जा। फिर शर्मा जी अगर मर गए तो जो सबसे बड़ा बेटा है वो कर्ता बनेगा और फिर उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसको चुकाना पड़ेगा। तो फीचर देखो, इसको बनाया कैसे जाता है समझ आ गया होगा, लाइबिलिटी समझ आ गई होगी। कंट्रोल, तो इस बिजनेस में कंट्रोल किसका होता है? कर्ता का होता है, यही सारे फैसले लेता है और बिजनेस को मैनेज करता है। कंटिन्यूटी की बात करें तो अगर कर्ता मर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन है उसको क्या बना दिया जाता है? कर्ता बना दिया जाता है, ताकि वो आगे क्या कर सके? बिजनेस को चला सके। अब एल्डेस्ट पर्सन ही बने हमेशा ये जरूरी नहीं है, परिवार में आपस में बातचीत होती है और डिसाइड करते हैं कि किसे क्या बनाया जाए, कर्ता बनाया जाए। जैसे एक्स नाम का पर्सन है, कर्ता था, अब इसके 4 बेटे हैं, ए है बेटा या बेटी, ए बी सी डी, सबसे बड़ा ए है, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने बोला कि डी को हम कर्ता बनाएंगे। तो अगर फैमिली मेंबर बोल रहे हैं कि डी को कर्ता बनाएंगे तो ए भले ही बड़ा क्यों ना हो, कौन बन जाएगा कर्ता? डी बन जाएगा। तो याद रखना ये बिजनेस चलता रहता है, एक कर्ता मर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगला जो पर्सन है वो कर्ता बन जाएगा परिवार के कंसेंट से। आई होप आपको ये बात समझ आई और इसमें दिक्कत नहीं है। आखिरी में क्या इसमें बच्चे भी मेंबर्स होते हैं फैमिली बिजनेस में? तो इसमें बाय बर्थ मेंबरशिप मिलती है बेटा, याद रखना। अगर एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चल रहा है और उस परिवार में अगर मैंने जन्म लिया है या मैं पैदा हुआ हूं, तो पैदा होते ही मैं इस परिवार का मेंबर हो जाऊंगा और इस बिजनेस में भी मेरा राइट हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। कोई ऐसा पॉइंट जो मैं आपके लिए रिपीट करूं, आप बताइए।
फैमिली की फीमेल्स भी, पूरा परिवार मिलके फैसला लेता है, पूरा परिवार मिलके फैसला लेता है, पूरा परिवार मिलके फैसला लेता है। अब आप बताइए, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ या आपको ये पूरे फीचर समझ आए कि नहीं? सभी लोगों को बोलो हाँ या ना, यस और नो करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ। वेरी गुड, ये जरूरी है। आपका होमवर्क है आज, माइनर मेंबर का मतलब ये है कि जैसे देखो एक फैमिली है, फैमिली में 15 मेंबर्स, अब एक न्यू बेबी यहाँ पे बर्थ दी, तो मेंबर कितने हो गए? +1, ये न्यू बेबी भी हो गया। तो जब बच्चा पैदा हुआ है, जैसे ये होगा, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है ना, पहले इस बिजनेस को 15 लोग चलाते थे, अब इसके पैदा होने के बाद 16 लोग हो गए, तो इस फैमिली बिजनेस में अब 16 लोग हैं, और ये जो बर्थ दिया है बच्चा, ये भी अब यहाँ का मेंबर है। जब ये 18 साल का होगा, 18 ईयर्स का होगा, तो ये भी बिजनेस में हाथ बटाने लग जाएगा। अभी इसको राइट मिल गया है कि तुम्हारा भी बिजनेस में हिस्सा है, जब तुम 18 साल के हो गए तुम भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देना। अब ये इसकी चॉइस होगी कि ये काम करना चाहता है कि कुछ और करना चाहता है। ठीक, आपको आज मैं, सुनना मेरी बात को, एक होमवर्क शीट भेजूंगा, ये मुझे आप 8 PM तक कंप्लीट करके वापस भेजोगे, ठीक है? प्लस आपका एडिशनल होमवर्क ये है कि आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक बार पढ़ोगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के एडवांटेज को पढ़ना, डिसएडवांटेज को एक बार आप पढ़ोगे, आज आपकी जिम्मेदारी है। कल की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस चालू कर देंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस हो गया हमारा, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पढ़ना है, और कल से हम लोग पार्टनरशिप चालू कर देंगे, ठीक है? मेरे को अपनी अटेंडेंस एक बार देने दो, ठीक है? आपकी अटेंडेंस मैंने ले ली है, इसकी बराबर नोटिंग हो जाएगी, और सभी के लिए कल सैटरडे पढ़ेंगे ना बेटा, 2 दिन गैप हो गया ना, पढ़ेंगे, ठीक है? माइनर मेंबर समझ गए होंगे, बर्थ लेते ही क्या बन जाता है, फैमिली बिजनेस में राइट मिल जाता है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना, और होमवर्क शीट जो दूंगा ना वो बना के देना मेरे को, ठीक है? होमवर्क शीट देता हूँ, उसको बना के देना, या एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना, और एकदम अच्छे से हर चैप्टर को आप कंप्लीट करते हुए चलो। इस जून के महीने में हम 4 चैप्टर कम से कम कंप्लीट करके रखेंगे बिजनेस स्टडीज के, ठीक है? चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कल मिलेंगे हम लोग सुबह, ये पढ़ो।